to all my dear students. I welcome you all to this amazing platform of PW Design and Art, guys. So in this session, we are going to cover what? We are going to cover the full monthly important news of February, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यही जो आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, सो फरवरी मंथ का वो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें देखने को मिले हैं, सो वी विल बी डूइंग दैट. एंड विदाउट एनी फर्दर मोर डिले गाइज, लेट्स स्टार्ट अप विद आवर टुडेज सेशन. चलिए, अब हमारा आता है बेटा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी. क्या बताई थी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जब से लास्ट ईयर, अब मैम जैसे ही न्यूज़ शुरू हुआ ट्रम्प साहब आ गए, हाँ जी आएंगे भाई, ये तो आएंगे. इन्होंने कसम खा रखी है कि एस्पिरेंट्स की जब तक ये 4 साल तक हैं, ये एस्पिरेंट्स को सांस नहीं देंगे. ये एस्पिरेंट्स की जो आपकी ये क्या बोलते हैं, जो आपका सिलेबस है उसको बढ़ाने का इन्होंने कसम खा लिया है. ठीक है. और मैंने आपको शायद मैं कल शायद जेनिथ बैच में पढ़ा रही थी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में. तो बेटा ट्रम्प तो है ही इस साल आपका कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाला है. कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है. 2030 में इंडिया जो है वो हमारा कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाला है. तो अगेन ये भी टॉपिक हमारे पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसको हम लोग मदर ऑफ ऑल ट्रेड कह रहे हैं कि भैया माँ है सारी ट्रेड का, ये है ना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. तो अभी सब्सिक्वेंटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिसंबर से ही आना शुरू हो चुके हैं. दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया. वी आर हैविंग अ पाइल अप ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. ठीक है. तो सिलेबस है इस बार जीके का, तो इसीलिए बैकलॉग को क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं. नाउ कमिंग अपॉन कि यूएस ने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है क्या. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है. यूनाइटेड नेशंस, आई होप यू गाइज नो कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनाया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हमारा कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 जो है इसका टेन्योर था 1939 टू 1945. ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हमारा लीग ऑफ द नेशंस जो है ये प्रिवेल कर रहा था. इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और वर्ल्ड वॉर 1 का टेन्योर था 1914 टू 1918. ठीक है. लेकिन लीग ऑफ द नेशन जो है वो समहाउ फेल कर गया वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने से. और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो पूरे देश दुनिया ने सोचा कि अरे यार बहुत डिस्ट्रक्शन जो है वो आपका हो चुका है ऑलरेडी. ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉस हमें देखने को मिला, ह्यूमैनिटेरियन लॉस देखने को मिला, फिनेंशियल लॉस देखने को मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस देखने को मिला, पॉलिटिकल लॉस एंड लॉस ही देखा. देयर वाज नो गेन इन दी वर्ल्ड वॉर 2. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका एक बॉडी बनाया गया जिस बॉडी का नाम था यूनाइटेड नेशंस. अब इस यूनाइटेड नेशंस का काम था कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोके और भैया दुनिया और क्या बोलते हैं ग्लोब में आपके शांति का माहौल जो है ये बनाए रखें. यूएन की ही एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये वर्ल्ड हेल्थ नाम ही में है वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व, पूरा ग्लोब एक्चुअली हमारा. ठीक है. तो वर्ल्ड का जो पूरा ग्लोब, मतलब कि जो पूरा ग्लोब है उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी जो है वो WHO पे आती है. आपने सुना होगा कितनी बार आता है कि भैया पैरासीटामोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं इंजीरियस टू हेल्थ है ना. एक्सेसिव स्मोकिंग दीज डेज हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ विच लंग्स कैंसर हैज, मतलब कि लंग्स कैंसर या फिर आपका कैंसर का आपका. तो ये गाइडलाइंस जो आती हैं, जो आपके वर्ल्ड लेवल पे आती हैं, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका इशू करता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कि आपका, मतलब कि एक जो आपकी इन्फेंट है, जो एक छोटा सा बच्चा है ना, क्या बोलते हैं, जो अभी आपका जो बच्चा भी आपका जस्ट अभी ये जो आपका न्यूबॉर्न है, जो बच्चा आपका अडल्टहुड में है ना, जो बच्चा आपका टीनेज में है, या जो एक अडल्ट होता है, या फिर जो आपके एक ओल्ड एज में जाता है, उनका क्या आपका शारीरिक पोषण होना चाहिए, उनका क्या आपका न्यूट्रिशन मील होना चाहिए, उन सब के बारे में गाइडलाइंस जो है वो WHO आपका निकाल के देता है. अगर कभी किसी जगह पे आपका वर्ल्ड पैंडेमिक
आता है या फिर आपका किसी भी जगह पे अगर जैसे कि पैंडेमिक आया था अभी कोविड-19, उसमें गाइडलाइंस निकालने का ये काम कि भैया लोग जो है वो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें WHO का काम होता है। जैसे कि हमारे अफ्रीकन नेशंस हैं या वैसे नेशंस जो हमारे लो इनकम नेशंस है, वहाँ पे एड पहुँचाना या फिर मिशन पोलियो को आपका अंजाम देना, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी की जाती हैं। अब इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। यूएस वॉज द मेंबर ऑफ WHO। इस साल WHO का मेंबर रहेगा यूएस। नेक्स्ट ईयर यूएस जो अभी यूएस जो है वो अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप रेजिग्नेशन आपके भैया दीदी देते होंगे या फिर कहीं, तो उनको एक नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता होगा कंपनी में, 1 महीने का, 2 महीने का। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल के बाद यहाँ पे आपका 1 साल का नोटिस पीरियड जो है वो अभी यूएस आपका सर्व करेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। अब यूएस जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपका विड्रॉ आउट कर रहा है। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यूएस इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फंड्स टू द WHO। WHO के लिए एक बहुत ही धक्के वाली बात है कि नाउ यूएस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ WHO, क्योंकि यूएस जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फंड है WHO का। जैसे ही यूएस WHO पे से हटेगा, वैसे ही एक वैक्यूम ऑफ अमाउंट या वैक्यूम ऑफ फंड या वैक्यूम ऑफ मनी जो है वो WHO के लिए क्रिएट होने वाला है। इसका अनाउंसमेंट जैसे ही ट्रंप ने अपना लास्ट ईयर शपथ ग्रहण किया था, जैसे ही ट्रंप ने अपना लास्ट ईयर 20 जनवरी 2025 को अपना शपथ ग्रहण किया था, ट्रंप ने उसी शपथ ग्रहण सेरेमनी में अनाउंस कर दिया था कि यूएस विल नाउ नो मोर बी द पार्ट ऑफ WHO because US is not happy with the work of WHO. Since US is the largest contributor of WHO, US cannot see any of the US cannot applaud any of the work which is being done by WHO. ऐसा US ने आपका, ऐसा ट्रंप ने आपका स्टेटमेंट्स जो है वो आपके दिए थे। और उसके बाद वो जो आपका 20 जनवरी 2000, इसी को कहते हैं हम लोग आपका पास्ट से लिंक करना। इसलिए अगर आप न्यूज़ कॉन्टिन्यूस वे में रीड कर रहे हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे। और जो पिछले साल वाले बच्चे, बेटा आप तो बिल्कुल कर पा रहे होगे, है ना? निशांत कर रहे हो ना? बताओ हाँ या ना। निशांत दलाल, क्विकली टेल मी यस और नो। है, चलिए। तो यहाँ पे आपका था कि अब वो जो आपका 20 जनवरी को जो अनाउंसमेंट हुआ था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके, वो अब आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। एंड यूएस जो है उन्होंने अपने आप को फॉर्मली अब कानूनी तौर पे, ऑफिशियल तौर पे विड्रॉ कर लिया है यूएस ने अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो यूनाइटेड नेशंस जो है इसने आपका फॉर्मली अपने आप को विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे ही यूएस ने अपने आप को विड्रॉ किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, अभी यूएस जो है वो आपका 1 साल का नोटिस पीरियड जो है वो सर्व करेगा WHO में। अब ये जो विड्रॉल आया है ये काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा यूएस और आपके ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर। बोलोगे मैम यूएस के ऊपर कैसे, क्योंकि यूएस नाउ नो मोर बी द पार्ट ऑफ WHO। हाउ इट इज पुटिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, क्योंकि जो यूएस आपका पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा था WHO के अंदर, उधर पे ही उसी पैसों से मैंने क्या बोला कि यूएस इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO, है ना? फंड, ये फंड में या फिर जो आपका कोटा अलॉटमेंट जो पैसों का होता है उसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो आपका यूएसए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आया कि जो ग्लोबल हेल्थ की यहाँ पे बात आ रही है, ग्लोबल हेल्थ क्या है कि जो पैसा WHO को मिल रहा था यूएस पे से, तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके WHO जो है वो आपकी जो पुअर कंट्रीज, जो आपकी अफ्रीकन नाइजीरियन प्लेसेस हो गए या फिर जहाँ पे आपका पैंडेमिक आ रहा है, वहाँ पे उन पैसों का यूटिलाइजेशन जो है वो आपका किया जा रहा था WHO के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे आपका ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस की बात आ गई। एक छोटी सी चीज़ें और यहाँ पे ऐड करती हूँ। जब ये लास्ट ईयर जब अनाउंसमेंट हुआ था, जब यूएस ने किया था अनाउंसमेंट कि यूएस ने जो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि यूएस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लीव WHO, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी साउथ नेशंस हैं, ग्लोबल साउथ कौन सी नेशन है बच्चा? ग्लोबल साउथ हमारी डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो हमारी होती है उसको हम लोग ग्लोबल साउथ कहते हैं, है ना? तो जो ग्लोबल साउथ नेशंस थे इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी।
यहाँ पे इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी ये जो ग्लोबल साउथ है ना, हम सारे देशों को साथ आना चाहिए और जो वैक्यूम यूएस की नॉन फंडिंग से, मतलब क्योंकि यूएस तो हट जाएगा, अब वो जो फंडिंग का जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ये वैक्यूम को जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है वो फुलफिल करें। क्यों करें? ताकि जो WHO थोड़ा सा इधर भी देखे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस और उसकी बॉडी जो है ना, वो उसी कंट्री पे ज्यादा ध्यान या ज्यादा फेवर कर रही है जो कंट्री उनको ज्यादा पैसे दे रहा है, जहाँ पे आपका नाम आता है यूएस, चाइना एंड ऑल द डेवलप्ड नेशंस, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक आर्ग्यूमेंट इंडिया ने दिया था कि देखो इट इज अ गुड थिंग दैट यूएस इज लीविंग WHO, नाउ ग्लोबल साउथ ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट कैन फिल द वैक्यूम, जो आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पैसों का या फंडिंग्स का आफ्टर दी क्या बोलते हैं, आफ्टर दी विड्रॉल ऑफ यूएस, उसको जो ग्लोबल साउथ नेशंस हैं, अगेन जब भी मैं ग्लोबल साउथ बोलूं बेटा, हमेशा आप कहाँ पहुंच जाओगे? डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस। सिंपल सा एक चीज समझो, इंडिया में आपका साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे जो है वो काफी अमीरों की जगह होती है, लेकिन जो ग्लोबल जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो हमारा ग्लोब है या जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ में बेसिकली हमारा जो ये नॉर्थ है, नॉर्थ कंट्रीज जो है वो अमीर होते हैं और जो साउथ कंट्रीज है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी गरीब देश में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला था इंडिया ने कि भैया ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी साथ में आए और साथ में आके ये क्या करें, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको, ताकि WHO का ध्यान इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज के ऊपर भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये बात की गई है। नाउ अब हम लोग आते हैं कि हमने तो पढ़ लिया कि चलो WHO के बारे में बातचीत जो है वो हुई है, लेकिन WHO जो है वो है क्या? लेट्स टॉक अबाउट इट। WHO जो है वो आपकी एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है जो आपकी यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है। ठीक है, WHO जो है वो आपका इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से आपका क्या करता है, आपका कोऑर्डिनेट करता है। WHO जो है वो हेल्थ इमरजेंसीज को, है ना, जो भी आपका हेल्थ, जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया था, तो उन हेल्थ इमरजेंसीज पे आपका रिस्पॉन्ड करता है और ग्लोबली एक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है वो आपका फिक्स करता है कि भैया कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इंसानों को नहीं लेनी चाहिए, है ना। एक आपके इन्फेंट बेबी का हो गया, एक आपके ग्रोइंग बेबी का हो गया, एक आपका टीनेज बेबी का हो गया, एक अडल्ट का हो गया, एक आपके ये क्या बोलते हैं, एक जो आपके ओल्ड एज की तरफ गए, उनकी खुराक कितनी होनी चाहिए, उनका आपका फूड इनटेक कितना होना चाहिए, वो सारा ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है ये सेट करना। कि समझो कि जो भी आपका वर्ल्ड से रिलेटेड है ना, वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मुद्दा होता है, उस पे आपका रिस्पॉन्ड करता है या उसके लिए गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड सेट करता है WHO। WHO जो है वो आपका इंश्योर करता है हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल द पीपल। जितने पीपल पूरी दुनिया में हैं उनको आपका एक बेहतरीन हेल्थ जो है वो आपका मिले, इस चीज़ को इंश्योर करता है कौन? इस चीज़ को इंश्योर करता है WHO। अब बात आती है WHO का स्टैब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था, तो इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 7th of April 1948। इसीलिए 7th of April को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है और WHO की अभी जो प्रेजेंट मेंबरशिप है वो आपकी है 194 मेंबर स्टेट्स की। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ WHO। WHO जो है वो आपका डेवलप किया गया था इंटरनेशनल सैनिटरी एफर्ट्स को आपका ये क्या बोलते हैं, आपका ये डेवलप फ्रॉम अर्लियर इंटरनेशनल सैनिटरी एफर्ट। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 1851 से 1938 के बीच में। अब देखोगे तो 1858 से 1938, अभी तक 1938 तक बेटा क्या हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है? आंसर इज नो। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? 1939 से। मैंने क्या बोला था? 1939 के पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या स्टैब्लिश किया गया था? लीग ऑफ द नेशंस। लीग ऑफ द नेशंस बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको आपका रोका जा सके। लेकिन लीग ऑफ द नेशन जो है वो आपका फेल हो गया। किस चीज को लेके? आपका ये क्या बोलते हैं, लीग ऑफ द नेशंस जो है वो आपका फेल हो गया वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने से। तो यहाँ पे था कि इनकॉर्पोरेटेड द लीग ऑफ द नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इन्होंने आपका ये क्या बोलते हैं, WHO के पहले या क्या बनाया था? लीग ऑफ द नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2।
मेजर अचीवमेंट क्या था इस लीग ऑफ नेशंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो आपके स्मॉल पॉक्स थे उनका पूरी आपका ये इराडिकेशन, पूरे धरती पे से इराडिकेट कर दिया स्मॉल पॉक्स को। अदर अचीवमेंट की ऑलमोस्ट पोलियो का भी इराडिकेशन जो है वो आपका लीग ऑफ द नेशन या फिर WHO प्रेजेंटली विच इज नोन एज WHO, इसने आपका किया था। आपका WHO ने आपका रिस्पॉन्ड किया है इबोला के टाइम पे भी और कोविड पैंडेमिक 19 के ब्रेकडाउन के टाइम पे भी आपका बहुत सारा जो गाइडलाइंस है क्या लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना, जो आपका लोगों को सेफ सिक्योर रीजन देगा आपके ये क्या बोलते हैं सेफगार्ड फ्रॉम इबोला एंड कोविड-19, वो सारे जो आपके कोर फंक्शनरीज हैं वो आपका इशू किया गया था। किसके थ्रू? आपके WHO के थ्रू। अगर हम लोग बात करें तो WHO जो है इसने आपका ग्लोबल रिस्पॉन्ड कि भैया पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कर्व किया जा सके, इराडिकेट किया जा सके ग्लोब पे से, उस पे WHO ने काफ़ी अच्छा खासा काम जो है वो किया है। WHO जो है वो आपका ग्लोबल हेल्थ नॉर्म जैसे ICD को आपका सेट करता है। हेल्थ ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये ग्लोबल मतलब कि WHO जो है वो आपका ये बोलता है कि देखिए जी सारे इंसानों को, जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स हैं, उनको आपका इक्वल एक्सेस होना चाहिए असेंशियल हेल्थ सर्विसेज का। ये नहीं कि भैया गरीब है तो उनको असेंशियल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहे और जो अमीर है बस उन्हीं को मिल रहे, नहीं, ऐसा नहीं। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति को बिलोंग करते हो, किसी भी रेस को बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्स को बिलोंग करते हो, किसी भी आप ये क्या बोलते हैं नेशनलिटी को बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, जी आपको असेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो है वो आपका अधिकार है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट में क्या होता है कि WHO जो है वो हेल्प करता है कंट्रीज़ को कि कंट्रीज़ जो हैं वो अपने देश की हेल्थ पॉलिसी को बना सकते हैं, उनके देश में क्या हेल्थ डाटा चल रहा है उसको बना सकते हैं, और कंट्रीज़ जो हैं वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, जैसे हमारा ये हॉस्पिटल्स हो गया या हमारा एक्सरे सेंटर्स हो गया या फिर हमारा नर्सिंग होम्स हो गया या हमारा ये स्मॉल हॉस्पिटल्स हो गया, तो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी WHO जो है वो एक देश की मदद करता है। WHO जो है वो आपका डाटा कलेक्ट करता है एंड आपका शेयर करता है ग्लोबल हेल्थ डाटा और एक अर्ली वार्निंग कि भाई देखो कोविड-19 आ सकता है, इबोला हिट कर सकता है, तो अर्ली वार्निंग देना किसी भी हेल्थ क्राइसिस के बारे में ये काम है WHO का। आप ये मेडिसिन ना इनटेक करें, इससे आपकी सेहत को ये नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो आपका वर्क है ये WHO का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ US विड्रॉल फ्रॉम WHO, चलिए पहले हमने क्या पढ़ा कि US ने आपका WHO से विड्रॉ कर लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि WHO क्या है, पूरा डिटेल पढ़ लिया, क्योंकि WHO में इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे अगर आपका फ्रेम होता है। बेटा दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कैन हिट योर क्लैट एग्जामिनेशन, पोटेंशियल क्वेश्चन कैन बी फॉर्म फ्रॉम हियर, सो डू नॉट लीव इट गाइस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि किस प्रोसेस से US ने अपना विड्रॉल किया है WHO से। सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि विड्रॉल के लिए कम से कम जरूरी है कि आपने 1 साल का एक एडवांस नोटिस जो है वो आपने WHO में डाला कि देखिए जी नाउ US डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ WHO। तो 1 साल पहले आपका मतलब 1 साल का US को नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। और यही चीज अभी हमने पढ़ी कि US ने फॉर्मली विड्रॉल अपना विड्रॉल जो है वो आपका कर लिया है WHO में से, लेकिन US को अभी आपका 1 साल का नोटिस पीरियड जो है वो WHO में आपका सर्व करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि WHO को अभी तक जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो US ने अभी तक आपका पे नहीं किया है, जो बचे हुए पैसे हैं जो US के हक के, जो आपके WHO के हक के हैं, जो US इज सपोज्ड टू पे टू WHO, उसको पहले फुल पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो आपका करना मैंडेटरी है। मेंबरशिप ड्यू रहेगा आर रिपोर्टेडली अनपेड, है ना, मेंबरशिप ड्यूज आर रिपोर्टेडली अनपेड, ये जो मेंबरशिप ड्यूज है वो आपका रिपोर्टेडली अनपेड रहेगा। उसके बाद क्या है आपका, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि आपका क्या है स्टेटस की फाइनल मोडालिटीज जो हैं वो अभी डिस्कशन में है, मतलब कि WHO को आपका WHO का जो आपका विड्रॉल है ऑफ द US है ना, कि US से आपको हटना है या US का आपका हटना है या नहीं हटना है WHO का, तो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अभी ये डिस्कशन जो है वो आपका चल रहा है। अब आता है बेटा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द US विड्रॉल, बेटा टोटल मतलब कि 100% फंडिंग में से टोटल 18% फंडिंग जो है वो आपका WHO को आता था US से, और इस यहीं से आपका WHO का नुकसान जो है वो आपका आना आगे शुरू हुआ
है। ठीक है, स्टाफ को रिड्यूस करना पड़ेगा, बैकअप प्रोग्राम को स्केल अप करना पड़ेगा, वीकेंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है ना, क्योंकि भैया फंडिंग 18% से कम हो जाएगी। आपको ये लग रहा होगा स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो WHO करता है उसमें बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंसेस आपका ये क्या बोलते हैं कमी आ सकती है। डिजीज सर्वेलेंस में दिक्कतें जो हैं वो आपकी आ सकती हैं, है ना। आपका जो ये कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल इमरजेंसी रिस्पांस चल रहा था उसमें भी हमें आपका कमी देखने को दिख सकता है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है बेटा। यहाँ पे आपका फुल फॉर्म्स जो है वो मैंने अटैच कर दिया है। तो ICD का फुल फॉर्म जो अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। कहीं भी जब आप ये PDF को आप देख रहे होंगे, आपको अगर फुल फॉर्म्स नहीं समझ में आ रहे बेटा, एक बार ना उस टॉपिक के एंड पे आगे देखना, आपको फुल फॉर्म की लिस्ट जो है मैं वो यहाँ पे डाल देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी जो है वो आपको ना हो। नाउ नेक्स्ट इज ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन में एलिट के पर्सपेक्टिव दिस इज इंपॉर्टेंट कि अभी आपका इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस 2026 जो है वो आपका ग्राका मैकेल को मिला है। ग्राका मैकेल जो है इनको आपका सेलेक्ट किया गया है फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2026। ये आपका ये ग्राका मैकेल, इनकी जो नेशनैलिटी है ये आपकी मोजाम्बिक से बिलोंग करती है। मोजाम्बिक ये आपका ईस्ट पोर्टुगल था, नाउ द प्रेजेंट नेम इज मोजाम्बिक। ग्राका मैकेल जो है ये जानी जाती हैं अपने विश्व भर में अपनी ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए एंड वुमेन राइट के एडवोकेसी के लिए, है ना। महिला ये क्या बोलते हैं आपकी जो वुमेन्स राइट होता है उसको एडवोकेट करते हुए, उसको प्रमोट करते हुए ग्राका मैकेल जो है वो आपकी नजर आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द इंदिरा गांधी प्राइज कि ये जो आपका इंदिरा गांधी प्राइज है ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस प्राइज ऑल अबाउट। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट ये पूरा नाम है इस इंदिरा गांधी प्राइज का। इंदिरा गांधी ये प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट जो है ये आपका एक इंटरनेशनल क्या है, ये आपका एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो आपका एनुअली दैट इज आपका सालाना हर साल आपका दिया जाता है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इस प्राइज का ये पर्पस जो है वो आपका दिया जाता है उन लोगों को जो आपके जिन्होंने आपका एक आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि उन्होंने ग्लोबल पीस की भैया विश्व में अमन शांति जो है वो आपकी फैलाई होती है ना। आपका न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की कोई भी आपका न्यूक्लियर को लेके, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया या कोई भी आपका न्यूक्लियर को लेके आपका जो ये क्या बोलते हैं मारा पीटी हो रही है, जैसा कि अभी हमने देखा कि इजराइल, ईरान और भैया US भिड़े हुए थे। एक टीम था आपका इजराइल और US का, यहाँ पे ईरान ऐसे कि हद हो गई बनाने दो ये हमें आपका ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं दे रहे। तो उस आपका जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को जो जिन्होंने आपका शांत किया होता है उनको आपका दिया जाता है इंदिरा गांधी प्राइज। उसके बाद इक्विटेबल डेवलपमेंट, है ना, कि जहां पे आपका जिन्होंने आपके सबके विकास के बारे में, जैसे कि नहीं ये डायलॉग सबका साथ सबका विकास, तो इक्विटेबल डेवलपमेंट मतलब कि भैया सबका विकास, जिसने आपका इक्वल डेवलपमेंट के लिए काम किया हो और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया हो, उसको आपका इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड जो है वो आपका दिया जाता है। अब इंदिरा गांधी ये पीस अवार्ड जो है वो आपका 1985 से मिलना शुरू हुआ था। इस अवार्ड को देता कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देती है। इसको एडमिनिस्टर मतलब कि ये अवार्ड जो है वो कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो है वो आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो न्यू दिल्ली में है, ये इस अवार्ड को आपका एडमिनिस्ट्रेट आउट करते हैं। ये चुनते हैं रिसिपिएंट जिनको आपका ऑनर किया जाएगा इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से। रीजन फॉर द इंस्टीट्यूशन क्या है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी का जो आपका ग्लोबल विजन था, इंदिरा गांधी की जो आपकी लीडरशिप थी, इंदिरा गांधी का जो आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स पीस था कि भाई साहब अगर ईस्ट पाकिस्तान में अगर किसी लोगों को रुलाया जाएगा तो भैया उसको बांग्लादेश बना देंगे, इस तरीके का कमिटमेंट था हमारी इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, तो कमिटमेंट फॉर द पीस, है ना। अभी मैं आज वही न्यूज़ पढ़ रही थी कि बलोचिस्तान में जो अभी आपका इंसिडेंट हुआ है कि जो 2 फिदायन विमेन हैं, है ना, तो देयर केम अ स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने कहा था कि इंडिया जो था वो आपका पहले अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, फिर इंडिया का ये क्या बोलते हैं इंडिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर पाकिस्तान जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले जो आपका वेस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश। अब देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि कहीं हम ये ना बोले कि मुबारक हो पाकिस्तान आपको बलोचिस्तान हुआ है। ठीक है, क्योंकि बलोचिस्तान अब आपका एक नया रीजन जो है, इतने ज़्यादा वहाँ पे आपके मूवमेंट चल रहे हैं
कि इन कमिंग ईयर्स, आई वोंट से सून और लेस, सून और मे बी लेटर, बट इन कमिंग ईयर कहीं ऐसा ना हो कि सही में सब लोग ये नो पीपल आर ये कॉन्ग्रेचुलेटिंग पाकिस्तान दैट मुबारक हो आपको बलूचिस्तान हुआ है, कहीं ऐसा ना बोले, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो 40% लैंड कंटेन आउट करता है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का लॉस होता है बलूचिस्तान से तो भाई वो आपका एक अलग लेवल का लॉस होगा। पहले एक बांग्लादेश का लॉस इंडिया ने करवा रखा है, और मेरे को यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान में भी इंडिया का ही हाथ हो, कि इंडिया ने ही एक दूसरा बलूचिस्तान पैदा कर दिया पाकिस्तान में से। तो ये है, ठीक है। आपका जो ये कमिटमेंट टुवर्ड्स पीस हो गया इंदिरा गांधी का, नॉन अलाइंड, कि भैया जो इंडिया के लिए अच्छा है इंडिया वो करेगा, इंडिया किसी भी देश के साथ उनके मोटिव के लिए, उनके बेनिफिट के लिए उनसे अलाइन नहीं करेगा, है ना। जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये जो इंदिरा गांधी के जो ट्रेड्स थे उस ट्रेड्स को ऑनर करने के लिए बेटा आपका ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड जो है वो आपका दिया जाता है। पीस एंड डिसआर्ममेंट का क्या है कि जो आपका कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइज, अगर हम बात करें पीस एंड डिसआर्ममेंट, तो आपका इंटरनेशनल पीस को आपका प्रमोट करना। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कि भैया देखो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा एंड वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। अब उसके बाद दोबारा ये कोई कंट्री जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए धमकाता सब है, लेकिन कोई न्यूक्लियर बॉम्ब जो एक दूसरे पे चलाता नहीं है ना। तो ये हमने देखा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कि भाई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंट है कि भैया सबका एक जैसा विकास जो है वो होना चाहिए। साउथ साउथ कोऑपरेशन, बेटा जब मैं वही बोला, जब भी आपके दिमाग में आएगा साउथ साउथ कोऑपरेशन, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, नॉर्थ नॉर्थ डेवलप्ड कंट्री, सिंपल एज दैट, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है वो आपका क्या होता है, ह्यूमन राइट्स मतलब एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आपका ह्यूमन राइट्स जो है हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स किसको बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स जो है वो आपका ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बातचीत करता है, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, साइंस एंड टेक में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हुआ है ना, नॉलेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, नॉट फॉर दी मिलिट्री यूसेज की, है ना, कि भैया लोगों को शिक्षित करो, ये सारी चीज़ें। पॉलिसी अलाइनमेंट में क्या होता है कि ये आपका रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का पोस्ट कॉलोनियल फॉरेन पॉलिसी की, जब इंडिया आपकी गुलामी से उठा, जब इंडिया जो देश आपका 200 साल के बाद आज़ाद हुआ, तब इंडिया की क्या ये फॉरेन पॉलिसी बनी, और इंडिया का लीडरशिप टुवर्ड्स नाम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट की। नाम का सिंपल सा एक ही बात है कि देखिए जी, एंड नाम इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन टू इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। बेटा हमेशा याद रखना, नाम जो था वो इंडिया ने आपका अडॉप्ट किया था हमारा जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, और जब हमारा कोल्ड वॉर जो है जब हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी, क्या क्लियर थी कि देखिए जी, अब जो देश है वो आपका वर्ल्ड वॉर पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को बेटा इकोनॉमी लॉस, ह्यूमैनिटेरियन लॉस, इंफ्रा लॉस, पॉलिटिकल लॉस सारे देश को सहना पड़ा था, और यूरोप बर्बाद हो चुका था। यूरोप और बहुत सारे देशों को नीचे से उठना पड़ा था। तो उसके बाद एक एरा शुरू हुआ आपका कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर के एरा में 2 सुप्रीम पावर्स निकले, यूएस एंड यूएसएसआर। उस टाइम दैट वाज यूएसएसआर, प्रेजेंट डे इट इज द बिगेस्ट, जो आपका बिगेस्ट पार्ट ऑफ यूएसएसआर था उसको हम लोग प्रेजेंट डे रशिया कहते हैं। बाकी यूक्रेन सब आपका यूएसएसआर का ही पार्ट था, ठीक है। यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारा ही आपका यूएसएसआर का पार्ट था। तो उस टाइम आपका 2 वर्ल्ड शुरू हुआ, और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यूएसएसआर वांटेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड सो डज आपका यूएसए चाह रहा था कि भैया इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसएसआर चाहता था कि भैया इंडिया में सोशलिज्म आए। उस टाइम इंडिया ने बोला कि देखो जी, ना मैं यूएस की तरफ, ना मैं यूएसएसआर की तरफ, इंडिया विल नाउ बी फॉलोइंग दी नैम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। अब आपका आया है कि मतलब कौन कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नेशनैलिटी मैटर नहीं करती है कि भैया इंडियंस को ही मिलेगा या फिर अमेरिकन्स को ही, नहीं, कोई भी देश का नागरिक हो सकता है, उसको आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज से आपका सम्मानित किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन में कोई भी आपका रेस, रिलीजन या जेंडर को ये क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आप किसी भी रेस के हो सकते हो, आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिविंग कंडीशन क्या है कि ओनली लिविंग पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड, हाँ, कि जिनकी आपकी डेथ हो चुकी है उनको आपका नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए। ओनली द पर्सन हु इज अलाइव इज एलिजिबल फॉर दी
आपका ये ठीक है। अब आता है कि किन को नॉमिनेट कर सकते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, कोई भी पास्ट अवॉर्डी जो है, कोई भी जूरी मेंबर्स जैसे कोर्ट मेंबर्स, कोई भी आपका एक रेप्यूटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, है ना, कि जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं, जो आपके लॉ मेकर्स हैं यूएन के, यूएन मेंबर स्टेट्स के, यूएन मेंबर में सारे जितने भी आपके देश हैं जो आपके यूएन का पार्ट हैं, और उस यूएन के जो देश है जो यूएन का पार्ट है, उनके जो लॉ मेकर्स हैं उनको भी आपका नॉमिनेट किया जा सकता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सिलेक्शन अथॉरिटी इंटरनेशनल जूरी बैठती है। जूरी में आपका ये जो इंटरनेशनल जूरी में आपके ऐसे नहीं कि बस इंडिया के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, इंडिया के जो आपके जूरी मेंबर्स होते हैं, नहीं, इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स होते हैं जहाँ पे आपके 5 से 9 लोग होते हैं इस जूरी में। सबकी सहमति, ये जो 5 से 9 लोग हैं इनकी सहमति होना ज़रूरी है अगर किसी को आप नॉमिनेट कर रहे हो फॉर द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। और उसके बाद फिर आपका फाइनल एंड बिडिंग नेचर होता है। स्पेशल पावर टू द जूरी की मे डिवाइड द प्राइज और विदहोल्ड इफ नो सूटेबल कैंडिडेट इज फाउंड, है ना, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल इंदिरा गांधी पीस प्राइज देना ज़रूरी ही है। अगर कोई व्यक्ति आपका, अगर उस साल जूरी को, अगर आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए अगर आपका सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है तो जूरी जो है वो आपके प्राइज को विदहोल्ड कर सकती है, नहीं दे सकती है। या फिर अगर उस साल जूरी को 2 लोग मिले हैं जो डिजर्व कर रहे हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज को, तो वो प्राइज को आपका 2 लोगों में डिवाइड भी कर सकती हैं। यहाँ पे ये चीज आपकी बोली गई है। अब अवार्ड में क्या मिलता है, 1 करोड़ रुपीस मिलता है, या फिर इक्विवेलेंट मतलब कि इंडियन रुपी में 1 करोड़, या फिर जिस भी देश के आप हो आपको उस देश के अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी में 1 करोड़ रुपीस, है ना। आपको साइटेशन मिलता है एंड ट्रॉफी मिलता है। जो आपका ट्रॉफी होता है वो आपका ये हिमाटाइट जैस्पर से आपका बना होता है। हिमाटाइट जैस्पर जो ये आपकी स्टोन जो आपका यूज करती थी इंदिरा गांधी की समाधि के लिए, शक्ति स्थल, याद रखना इंदिरा गांधी की समाधि का नाम है ये शक्ति स्थल, वहाँ पे। उसके बाद डिजाइन जो किया जाता है ट्रॉफी को वो आपका ये जयपुर मिनिएचर स्टाइल सिल्वर रिम्ड पोर्ट्रेट में किया जाता है। फंडिंग सोर्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका फंड प्रोवाइड करती है फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद बेटा एक बहुत ही अवेटेड न्यूज, इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026, है ना। फरवरी 2026 में इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने आपका साइन किया है लैंडमार्क ट्रेड अग्रीमेंट, है ना। क्या साइन किया है, लैंडमार्क ट्रेड अग्रीमेंट जो है इंडिया और यूएस ने आपका साइन कर लिया है। ये डील जो है वो अनाउंस किया गया था फरवरी 2, 2026 को। किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या था कि इंडियन गुड्स पे जो टैरिफ लगा हुआ था 50% का, उसको रिमूव करके 18% जो है वो आपका कर दिया गया है, जहां से जो ट्रेड फ्रिक्शन जो इंडिया और यूएस के बीच में था वो कम होता हुआ हमें नजर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज इंडिया यूएस ट्रेड डील, कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में हुआ क्या, ये एक रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट है, तुम्हारा भला हमारा भला, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इंडिया यूएस जो ट्रेड डील हुआ है इसको आपका रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो आपका बोला जा रहा है। ये अग्रीमेंट किया गया है ताकि जो ट्रेड टेंशन है इंडिया और यूएस के बीच में वो आपका कम हो और इंडिया और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो आपका इंक्रीज हो। इंडिया को टैरिफ रिलीफ मिला है, तो ये क्या बोलते हैं, यूएस को इंडिया के एनर्जी एंड एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस मिला है। अगर हम बात करें तो टैरिफ रिडक्शन में यूएस ने आपका जो 50% इंडिया पे टैरिफ लगाया हुआ था उसको रिड्यूस करके 18% टैरिफ जो है वो इंडियन गुड्स पे आपका कंटिन्यू किया है। अब आ रहा है रिमूवल ऑफ द पेनल्टी। मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी कि पहले अगस्त 2025 के स्टार्ट में यूएस ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया था, धमकाया था इंडिया को कि देखो जी रशिया से तेल खरीद मत लेना, दोबारा 25% टैरिफ और लगा देंगे। इंडिया ने अपना रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू रखा और फिर इंडिया को 25% पेनल्टी टैरिफ जो है वो इंडिया पे लगाया गया था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 25 पेनल्टी टैरिफ जो आपका इम्पोज किया गया था इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा था, उसको भी यूएस ने आपका रिमूव किया। एनर्जी शिफ्ट में क्या देखा गया कि इंडिया जो है वो उसने आपका ये ऐसा इंडिया पे आपका बनाया गया कि इंडिया जो है वो अपना तेल को खरीदना कम करेगा या बंद करेगा, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बंद करेगा और इंडिया जो है वो तेल अब खरीदेगा यूएस या फिर वेनेजुएला से। साथ साथ में ये भी हुआ है कि इंडिया जो है वो 5
$100 बिलियन वर्थ यूएस एनर्जी, मतलब कि यूएस एनर्जी का यूएस से पेट्रोल खरीदेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, कोल खरीदेगा, टेक्नोलॉजी खरीदेगा। लेकिन ये आपका ये नहीं कि इसी साल में, मल्टीपल ईयर्स टिल 2030 ये आपका अमाउंट जो है वो आपका फिक्स किया गया है। फिर रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस में इंडिया जो है वो आपका टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स पे आपका कम करके 0% करेगा। सेक्टोरल प्रोडक्शन कि इंडिया ने आपका डेयरी या फिर जो स्टेपल क्रॉप है, देखो जब हमने बोला ना कि इंडिया में आपका एक्सेस मिल चुका है यूएस को आपका एग्रीकल्चर मार्केट, तो बेटा एग्रीकल्चर मार्केट में भी जो हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं, जैसे हमारा हेजलनट हो गया, हमारा आपका एप्रिकॉट्स हो गया, है ना, एवोकाडो हो गया, उन सब का मार्केट एक्सेस जो है वो आपका दिया गया है इंडिया के द्वारा यूएस को। जो हमारे स्टेपल क्रॉप जैसे राइस, व्हीट, ये पल्सेस हो गया, उसका एक्सेस अभी तक यूएस को आपका नहीं दिया गया है इन द इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया कि डेयरी मार्केट में स्टेबल क्रॉप्स जो है उसको आपका यूएस को यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है। ये किया गया है ताकि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको आपका प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, शांति एक्ट 2025 जो है यूएस फर्म जो है उनको आपका ग्रेटर एक्सेस मिलेगा इंडिया के सिविल, न्यूक्लियर एंड डाटा सेंटर मार्केट्स का। ठीक है, प्रेफरेंशियल टैरिफ की इंडिया जो है उसको 18% टैरिफ बेटर देन ये इंडिया को आपका 18% टैरिफ मिला है, जो कि इंडिया का जो कंपटीशन जैसे वियतनाम था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, उससे इंडिया पे कम टैरिफ लगाई, क्योंकि इन देशों पे आपका 19 से 20% का टैरिफ जो है वो आपका लगा हुआ है वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान के ऊपर। तो कंपैरेटिवली इंडिया पे इन देशों के कंपैरिजन में कम टैरिफ है, जो कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को आपका इन देशों के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन यूएस मार्केट में सस्ता बना देगा। तो इंडिया को आपका एक ग्रेटर मार्केट एक्सेस जो है वो आपका मिलेगा यूएस मार्केट में, क्योंकि इंडिया का मेन सरदर्दी है वियतनाम, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट रिवाइवल में क्या है कि ये जो आपका ट्रेड डील हुआ है, इससे इंडिया का जो आपका एक्सपोर्ट था लेदर का, टेक्सटाइल का, जेम सेक्टर का, जिसमें प्रीवियस 50% टैरिफ लगा हुआ था, उस चक्कर में इंडियन एक्सपोर्टर्स अपना टेक्सटाइल, ये जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे यूएस मार्केट में, उसको आपका काफ़ी हेल्प मिला है और इंडिया जो है वो फिर से अपना एक्सपोर्ट जो है लेदर, जेम्स एंड आपका ये टेक्सटाइल में उन्होंने करना शुरू कर दिया है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक ये क्या बोलते हैं अलाइनमेंट, कि ये आपका इंडिया यूएस के पार्टनरशिप को आपका स्ट्रेंथन करेगा, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा चाइना का डोमिनेंस जो इंडो पैसिफिक में है उसको काउंटर आउट करने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में रूपी अब स्टेबलाइज हुआ है, सेंसेक्स ऊपर गया है, निफ्टी ऊपर गया है, क्योंकि जो ये टैरिफ के चक्कर में जो अनसर्टेनिटी चल रही थी उसमें अब आपका थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया है, तो शेयर मार्केट भी बढ़िया चल रहा है, रूपी जो है वो आपका स्टेबलाइज हुआ है। अगर हम बात करें अबाउट दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यूएस जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट बिलियंस इन दी इंडियन मार्केट। सप्लाई चेन रोल मेक्स इंडिया द लोअर टैरिफ ऑल्टरनेटिव टू चाइना, की है ना, चाइना के ऑल्टरनेटिव में इंडिया का जो आपका प्रोडक्ट्स है वो आपका उस पर आपका कम टैरिफ लगाया गया है, तो इंडिया को आपका चाइना के कंपैरिजन में यूएस मार्केट का ज़्यादा एक्सेस जो है वो आपका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस और रिस्क क्या है कि देखिए अगर हमने यूएस ऑयल को कम किया तो ये इंडिया रशिया का जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना उस पर थोड़ा सा अफेक्ट आ सकता है। इंडिया का डिपेंडेंस जो रशिया पे है फॉर S-400, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, इस पैक्ट पे भी क्या बोलते हैं ऊपर नीचे जो है वो आपका हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM जो है इन्होंने बोला है कि इंडिया ने ये डील करके यूएस के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। जीरो टैरिफ ट्रैप में क्या है कि मूविंग टू जीरो टैरिफ जो है वो इंडिया के MSME को काफ़ी, कि इंडिया ने बोला कि ठीक है जी यूएस मशीनरी पे हम 0% टैरिफ लगाएंगे। अब क्या होगा कि जो इंडिया का जो MSME है उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकता है, क्योंकि यूएस मशीनरी जो है वो चीपर हो जाएगी और मशीन प्रोडक्ट्स जो है वो आपका तेज़ी से बनना शुरू होगा, और जो MSME प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जो हम चिल्ला रहे हैं कहीं ना कहीं उसको दबाया जा सकता है। तो ये है रिस्क एंड चैलेंजेस। दूसरा ये उसके नेक्स्ट क्या है, इंपोर्ट बिल राइज, कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है अभी इंडिया रशिया से सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस में तेल खरीद रहा है, उसके कंपैरिजन में जो इंडिया आपका वेनेजुएला से और यूएस से तेल खरीदेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कॉस्टली होगा, तो जो इंडिया का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को आपका और ज़्यादा बढ़ा सकता है। नॉन टैरिफ बैरियर में इंडिया का जो श्रिम्प्स था, श्रिम्प इज़ अ काइंड ऑफ सी फूड है ना,
आप झींगा शायद बोलते हैं, मैं इतना खाती नहीं हूँ नॉनवेज, लेकिन मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती, मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, जो श्रिम्प है, सी फूड है ये बेसिकली, और जो फ्रूट एक्सपोर्ट है उसको आपका यूएस ने आपका रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक इशू जो है वो हमें देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे सारे के सारे जो फुल फॉर्म्स हैं जो अभी हमने यूज़ किए हैं, आपको सारे के सारे फुल फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ कमिंग अपॉन द सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन, जो कितना ज़्यादा आवश्यक हो गया है, लेट्स टॉक अबाउट इट। क्योंकि हुआ क्या है कि गाजियाबाद से एक न्यूज़ आया है कि 3 बहनों ने ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो कोई ऑनलाइन गेम में इन्वॉल्व थे, है ना। तो जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है 3 सिस्टर्स का इन द गाजियाबाद, ये क्या बोलते हैं, ड्यू टू उनका जो स्क्रीन एडिक्शन था, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट ओवर मोबाइल फ़ोन हुआ था, है ना, उससे एक नेशनल डिबेट छिड़ गया है कि क्या हमें सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए फॉर द माइनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आते हैं कि एक लीगल और रेगुलेटरी रूल आया है जो कि स्टॉप करेगा चिल्ड्रन को, जो बच्चे आपके 16 साल से कम के हैं, कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बना ही नहीं सकते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका स्ट्रिक्ट एज चेकिंग जो है वो आपका किया जाए बाय द टेक कंपनीज। ये आपका एज वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपका गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट होगा, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दैट इज़ फेस वेरिफिकेशन जो है वो भी आपका किया जाएगा, ताकि बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया जो है वो आपका ना पहुँचे। रीज़न कि भैया माइनर्स जो हैं उनको जो एक एक्सेस मिल जाता है अनस्पेस एंड एडिक्टिव डिजिटल वर्ल्ड का, उससे माइनर्स को आपका बचाया जा सके। बेटा इसको आपका डिजिटल वाइल्ड वेस्ट भी कहते हैं। इंडिया का अगर हम यूज़र बेस के बारे में बात करें तो इंडिया का जो यूज़र बेस है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यूज़र बेस है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, जहाँ पे 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं 2026 मतलब कि ये 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इंडिया के हैं हु इज़ यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टीन यूसेज के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा एसर की रिपोर्ट थी, एसर का फुल फॉर्म क्या, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। यहाँ बोला गया कि ओवर 90% इंडियन टीनेजर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं, वो सोशल मीडिया का आपके पीछे भाग रहे हैं। मेंटल हेल्थ अलर्ट में बेटा लेट मी टेल यू, ये जो रील्स है ना, ये रील्स तुम्हारा दुश्मन है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ, इफ यू विल आस्क मी बेटा, मुझे ना रील से डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में ना इतना ज़्यादा रील स्क्रॉल कर लिया था और कि मेरा जो अटेंशन स्पैम है ना वो एकदम ही ख़त्म हो चुका था। मतलब मैं अगर कोई पहले मैं बिफोर आई यूज टू स्क्रॉल रील, जब मैं ये क्या बोलते व्हेन आई यूज टू स्टिल आई एम बिजी, बट बीच में ना रील इज़ लाइक अ एडिक्शन, इट्स अ एडिक्शन वर्स देन कोकेन आई वुड से। ठीक है, रील्स को स्क्रॉल और आपका एक डोपामीन हिट कि भाई कर दिखाएंगे, ये फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, या फिर इफ़ यू आर इनटू लवी डवी तो कुछ लवी डवी भेजेगा। मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन है तो भैया मेरे को मोटिवेशन, उस चक्कर में हुआ क्या कि जब मेरे को 1-1 घंटे की वीडियो देखनी है, जब मेरे को 2-2 घंटे की वीडियो, तो भैया मैं देख ही नहीं पा रही क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैम ही कुछ सेकंड्स का हो गया था। एंड ट्रस्ट मी देन आई लेफ्ट। अभी भी आप लोग बोलते ना कि मैम मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, टेलीग्राम पे, मेरे को डर लगने लगा है सोशल मीडिया से, बिकॉज मुझे लगता है कि यार मेरा अटेंशन स्पैम ना पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था बीच में। एंड आई वॉज लेकिन मेरे को लगता है कि यार नहीं यार, दिस इज़ नॉट वॉट माई ब्रेन वॉन्ट्स, और मेरे को मेरे ब्रेन को फूड चाहिए। फिर मेरा हेडेक शुरू होता है, माइग्रेन हिट कर जाता है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग कि यार मैं कितना ज़्यादा रील्स को स्क्रॉल कर रही हूँ। तो बेटा रील्स आपके सबसे बड़े दुश्मन है। बेटा जिस बच्चों को ना रील्स स्क्रॉल उसका कभी अटेंशन स्पैम देखना वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि आपका अटेंशन ही 1-1 सेकंड का, 2-2 सेकंड का, कुछ 10 सेकंड, 15 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट का आपका अटेंशन स्पैम दिया हुआ है। इसलिए रील से जितना दूर रह सकते हो रहो, नहीं तो तुम्हारे करियर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना बेटा वो रील्स का होगा। मेरे साथ ये ऑलमोस्ट मतलब कि मैं तो डर गई थी, मैंने कहा यार सही में अटेंशन स्पैम कम होता है, ये चीज़ झूठ नहीं है, क्योंकि ब्रेन को उस चीज़ की आदत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं समझो कि ये कितनी बुरी चीज़ है आपके ह्यूमन ब्रेन के लिए, है ना। तो यहाँ पे है कि आपका मेंटल हेल्थ ये अलर्ट में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2025-26 का, उसने एक कंपल्सरी स्क्रोलिंग एंड डिजिटल एडिक्शन को ना एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बताया है। बेटा जो आप स्क्रोल किए जा रहे हो, देखना कि दुश्मन है आपका, वो आपका सबसे बड़ा एनिमी है, जो आपको एक टेम्पटेशन देके, आपको एक टेम्परेरी खुशी देके ना आपका करियर, आपका जो एक ग्रोथ डेवलपमेंट है ना वो आपसे छीन लेगा। जेंडर डिवाइड के बारे में आगे तो ओनली 33.3% वेमेन जो हैं उनको आपका इंटरनेट का एक्सेस है, वर्सेस 57.1% मेन इन इंडिया, उनको आपका इंटरनेट का एक्सेस है।
61% जो अर्बन, जो आपके शहरी इंडियन बच्चे हैं ना, वो अपना मोर देन 3 आवर्स जो है डेली वो ऑनलाइन बिता रहे हैं, जो आपका शायद 6 आवर्स भी एक्सीड कर सकता है। ये आपके शहरी बच्चों का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। वाई देयर इज अ डिमांड फॉर बैन, की डिमांड फॉर बैन क्यों आ रहा है? सबसे पहले बेटा एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट जो है वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। आपने कोई एक चीज़ देखना शुरू की, उसी को लेके आपका कंटेंट जो है वो आपका आना शुरू होगा। गाजियाबाद में जो ट्रिपल सुसाइड है, जहाँ पे वो एक कोरियन टास्क बेस्ड लव गेम खेले थे, उसी में तीन बहन जो हैं वो आपका कूद के ऊपर से मर गई, बच्चियाँ थी समझो, ठीक है। क्या उनके दिमाग पे आपका, क्या सोचो कि उनके दिमाग में चल क्या रहा होगा? ये उनको लगा कि भैया ये तो गेम का पार्ट है, कूद जाते ऊपर से, एंड देन दे डाइड। द प्रॉब्लम इज दिस। हाँ, आई रेड अबाउट दिस केस एंड मेरे को बोला कि और भी घर में भी कुछ इश्यूज था, स्कूल भी नहीं जा रहे थे, पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव, अब्यूसिव, ठीक है, लेकिन गेम का भी क्या अफेक्ट हुआ वो भी देखो। मेंटल हेल्थ में जितना ज़्यादा हाई स्क्रीन टाइम होता है, उतना ज़्यादा बच्चे में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज को लेके इशू जो है वो आपका क्रिएट होता है। इकोनॉमिक सर्वे से ये लिंक्ड है, जो टाइम वर्सनिंग आपका एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बनते जा रहा है फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 24। साइबर ग्रूमिंग, माइनर्स जो हैं वो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ईजी आपका एक क्या बोलते हैं, ईजी आपका एक ये बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, एक ईजी विक्टिमाइज किए जा सकते हैं बाय दी प्रेडेटर्स जिनको उनको नोचना है। यहाँ पे देखा गया है कि AI चैट बॉक्स जो है वो आपका एक सेक्सुअल चैट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं विद द माइनर्स, क्योंकि माइनर के वाई देयर इज अ रीज़न बेटा कि आपका लॉ में ना एक एज ग्रुप दिया गया है माइनर का एंड मेजर का, कि माइनर जो है 18 ईयर्स बिलो इज कॉल्ड माइनर, क्योंकि आप में अभी सोचने समझने गलत सही के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की आप में अभी क्षमता नहीं है। बट वंस यू विल ग्रो एंड वंस यू विल रीच द एज ऑफ 25-26, तो हाँ आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे चीज़ों को, लेकिन अभी आपके पास नहीं है। और माइनर का दिमाग जो है ना वो आपका कच्चा होता है, वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ईजिली प्रेडेटर्स के शिकार, मतलब कि वो सबसे ईजी शिकार होते हैं शिकारियों के, ठीक है। सेल्फ हार्म कंटेंट की वायरल ऑनलाइन टास्क जो है वो आपके ह्यूमंस के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, एंड दिस वी हैव नॉट सीन वंस बट मैनी अ टाइम्स। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टिगेशन में जो सिस्टर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन टास्क से आपका इन्फ्लुएंस थी, जिन चक्कर में उन्होंने अपना लॉन्ग जंप जो है वो आपका मार लिया था अपने बालकनी से। एकेडमिक इम्पैक्ट की नोटिफिकेशन जो है वो आपका जो आता है वो आपके स्लीप साइकिल को, फोकस को आपका डिस्टर्ब करता है। स्क्रोलिंग जो है, देखो यहाँ पे स्क्रोलिंग जो है वो आपका रिड्यूस करता है अटेंशन स्पैम, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बुरी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चैलेंज क्या आ रहा है बैन करने में, कि अब बच्चे जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही चतुर चालाक है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो VPN का इस्तेमाल करके जो बैन है उसको बाईपास कर देते हैं। व्हाट इज़ VPN? ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना। प्रिवेसी रिस्क क्या है कि एज वेरिफिकेशन है भैया, आधार लिंक करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उस चक्कर में, आपका मास सर्वेलेंस के चक्कर में कहीं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वही लीक हो जाए। लॉस ऑफ सपोर्ट स्पेस की सोशल मीडिया जो है वो आपका ये स्पेस फॉर द मार्जिनलाइज यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है ना। आपका जेंडर इनइक्वालिटी की, फैमिली जो है वो लड़कियों को तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म को लेकर, लेकिन लड़कों को नहीं करते हैं, और उसके बाद लड़कों का अटेंशन स्पैम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ये शिफ्ट टू डार्क प्लेटफॉर्म है ना, यूज़र जो हैं वो आपका मूव कर जाते हैं आपके इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम वगैरह हो गया उस। So guys, thank you so much for being in the session throughout the while. Your presence really matters a lot. With this guys, now I am wrapping up my session. My works gets over here, but yours starts. So guys, read, learn and revise so that you can ace like an axe in your examination. Till then guys, bye bye, take care. We'll meet again with the same level of enthusiasm and effort. Bye bye bye.